चलिए, आज की वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि कक्षा 11वीं का अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 का पेपर हमारे पास आ चुका है, तो इसके आंसर की अपन को बतानी है क्या कि भाई इसके आंसर की क्या रहेगी, कौन कौन से क्वेश्चन इसमें आए हैं, उनके सही आंसर क्या रहेंगे। तो देखिए, जीव विज्ञान बायोलॉजी का पेपर है हमारे पास। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सेक्शन ए का। देखिए, पहला क्वेश्चन है ICBN का पूरा नाम लिखिए। तो ICBN का पूरा नाम होता है इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर। ये इसका क्या रहेगा, फर्स्ट का आंसर रहेगा आपके ए इज़ द करेक्ट आंसर। सेकंड नेम है कि वह पौधे जिनमें कभी पुष्प नहीं बनते वो क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं आपके क्रिप्टोगैम्स कहलाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपके सोलनेसी का पुष्प सूत्र क्या होता है। तो सोलनेसी पुष्प का सूत्र आपका बी इज़ द करेक्ट आंसर रहेगा क्या। अगला क्वेश्चन है आपके कैस्पिरिन पट्टिका कहाँ होती है। तो कैस्पिरिन पट्टिका होती है आपके अंतस्थ त्वचा पे ये होती है। कॉकरोच का हृदय कितने कोष्ठीय माना जाता है। तो कॉकरोच का हृदय होता है आपके 13 कोष्ठीय होता है क्या। ठीक है, फिफ्थ वाले क्वेश्चन का आंसर रहेगा आपके सी इज द करेक्ट आंसर। कोशिका की खोज किसने की, बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन दिया है उन्होंने कि कोशिका की खोज किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने की थी कोशिका की खोज। ठीक है, 1665 में इसने खोज की थी। टोनोप्लास्ट झिल्ली कहाँ पर पाई जाती है। तो टोनोप्लास्ट झिल्ली पाई जाती है रिक्तिका के चारों ओर या रिक्तिका पर, इसमें टोनोप्लास्ट झिल्ली आपके पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है आपका प्रकाश 8 वाला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहाँ संपन्न होती है। तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया हरित लवक में संपन्न होती है और ये पौधों के पत्तियों वाले भाग में पाया जाता है क्या। अगला क्वेश्चन आ रहा है आपके फिल इन द ब्लैंक्स, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें द्विनाम पद्धति के जन्मदाता कौन है। तो द्विनाम पद्धति के जन्मदाता है कार्ल लीनियस आपके सही आंसर है लीनियस। ठीक है नो। अगला क्वेश्चन है आपके ग्लाइकोलाइसिस का अंतिम उत्पाद क्या होता है। तो ग्लाइकोलाइसिस का अंतिम उत्पाद होता है आपके पायरुविक एसिड। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है आपके फेफड़ों की क्रियात्मक इकाई क्या होती है। तो फेफड़ों की क्रियात्मक इकाई होती है आपके एल्विलाई, जिसे अपन क्या बोलते हैं, कूपिका। अगला है कार्बोहाइड्रेट के श्वसन गुणांक का मान कितना होता है। तो इसका मान होता है लगभग 1.0। ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे रहेगा। इसी के साथ आपके ये क्वेश्चन खत्म होता है, आपके फिल इन द ब्लैंक रिक्त स्थान की पूर्ति और MCQ यहाँ पे आपके फिनिश होते हैं। अब आपके आएंगे अति लघुतात्मक प्रश्न आएंगे आपके। तो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 13 वाला, कवकों की कोशिका भित्ति किस यौगिक की बनी होती है। तो कवकों की कोशिका भित्ति आपकी काइटिन की बनी होती है। तो काइटिन इसमें करेक्ट आंसर रहेगा। 14 क्वेश्चन है आपके डाई एटम मृदा का उपयोग लिखिए। तो डाई एटम मृदा के उपयोग में अपन लिख सकते हैं कि भाई मृदा पर्यावरणीय मूल्यांकन के लिए जैव संकेतन के रूप में किया जाता है। इसका उपयोग हम क्या कर सकते हैं, तेल और सिरप को छानने में भी हम कर सकते हैं और इसका इस्तेमाल पॉलिश वगैरह करने में भी किया जाता है। तो इसमें आपको ये लिखना था क्या। अगला क्वेश्चन है आपके वास्तविक देह गुहा को परिभाषित कीजिए। तो वास्तविक देह गुहा क्या होती है, मानव शरीर के कुछ अंग शरीर के अंदर खोखले स्थानों में स्थित होते हैं। इन खोखले स्थानों को अपन क्या बोलते हैं, देह गुहा बोलेंगे, वास्तविक देह गुहा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपको 16 मोलस्का संघ के 2 मुख्य लक्षण लिखिए। तो भाई मोलस्का संघ के 2 मुख्य लक्षण में आप लिख सकते हो कि भाई इन जीवों का शरीर कोमल और खंडरहित होता है और इनके शरीर पर कैल्शियम कार्बोनेट का एक कवच बना होता है। इसके अलावा आप लिख सकते हो श्वसन में क्लोम गिल्स से होता है, जिन्हें टेनिडिया भी अपन कहते हैं। इनके पेशीपात, गमन, तैरने, बिल बनाने आदि में मदद करते हैं। इनकी आहार पूरी यू आकार की होती है। इनमें से आप कोई भी लिख सकते हो और प्रमुख में जो मैंने आपको स्टार्टिंग में 2 बताए उनको आप लिख सकते हो गया। अगला क्वेश्चन है शैवाल का आर्थिक महत्व बताइए क्या। तो इस क्वेश्चन के आंसर में आपको लिखना है कि भाई शैवाल से हम क्या कर सकते हैं, जैव ईंधन बना सकते हैं। इसका इस्तेमाल जलीय कृषि में भी किया जाता है। अपशिष्ट जल उपचार में इसका उपयोग कर सकते हैं। बायोडीजल ईंधन बना सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार के आपको इसमें आंसर लिखने थे क्या। देखिए, पीढ़ी एकांतर से क्या तात्पर्य है। इस क्वेश्चन के आंसर में हम लिखेंगे कि भाई पादप जीवन चक्र में 2 तरह की पीढ़ियाँ होती हैं। एक होती है अगुणी जिनको युग्मकोद्भिद और द्विगुणी जिन्हें बीजाणुद्भिद कहते हैं क्या। इन दोनों पीढ़ियों के एक के बाद एक आने की पीढ़ी एकांतरण कहलाती है। ठीक है, इसको अपन ये लिखेंगे। अगला क्वेश्चन आ रहा है आपके 19 चक्रीय फोटो फॉस्फोरिलेशन किसे कहते हैं। तो इसमें आपको आंसर लिखना था कि यह एक प्रक्रिया है जिसमें जीव कोशिकाओं के लिए तुरंत ऊर्जा के लिए एडीपी व एटीपी, एडीपी होता है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट और एटीपी होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट में क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं। और इस प्रक्रिया में प्रकाश ऊर्जा से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन वाहकों की एक श्रृंखला से गुजरने के बाद वापस उसी में आ जाते हैं। इस वजह से इसको अपन क्या बोलते हैं, चक्रीय
फोटोफॉस्फोरिलेशन भी हम इसे कहते हैं। अगला 20 वाला क्वेश्चन है आपका, एब्सिसिक एसिड को तनाव हार्मोन कहते हैं क्यों? तो इसमें अपन लिख सकते हैं एब्सिसिक एसिड को तनाव हार्मोन इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये पौधों में तनाव की स्थिति को क्या करता है, स्थिति के खिलाफ कई तरह की प्रतिक्रियाओं को प्रेरित करता है। जैसे कि अपन लिख सकते हैं इसमें कि ये पौधों की तनाव सहनशीलता को क्या करता है, बढ़ाता है। सूखे के दौरान ये रंध्रों को बंद करने के लिए क्या करता है, प्रेरित करता है। ये बीज की निष्क्रियता को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। और इसके अलावा हम लिख सकते हैं अनुकूल परिस्थितियों में यह बीज के अंकुरण को भी क्या करता है, सुनिश्चित करते हैं क्या। तो इसी के साथ आपका ये सेक्शन ए कंप्लीट होता है। अब आ रहा है आपके खंड बी सेक्शन बी। तो इसमें अपन करने वाले निम्न लघुतात्मक प्रश्नों के अपन को क्या करना है, इनको उत्तर देने हैं क्या। तो इसमें पहला क्वेश्चन है आपको, युग्मक संलयन तथा त्रिसंलयन में क्या अंतर है? इन दोनों के मध्य आपको क्या करना है, अंतर को बताना है क्या। तो आप लिख सकते हैं युग्मक संलयन और त्रिसंलयन कि भाई युग्मक संलयन निषेचन के दौरान दो युग्मक नर तथा मादा के संलयन को कहते हैं, ठीक है। और वहीं त्रिसंलयन अपन क्या बोलेंगे, अगुणित केंद्रकों के संलयन को अपन क्या बोलते हैं, त्रिसंलयन कह देंगे। वापिस इधर लिखना आप क्या है इसमें कि भाई युग्मक संलयन की प्रक्रिया में पराग नलिका से आने वाला एक नर युग्मक अंड कोशिका से मिलकर युग्मनज बनाता है। वहीं त्रिसंलयन की प्रक्रिया में क्या होता है, पराग नलिका से आने वाला दूसरा नर युग्मक द्विगुणित द्वितीयक केंद्रक तथा दो अगुणित ध्रुवीय केंद्रकों को मिलकर त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूणपोष को केंद्रक बनाता है। ये इसका अंतर हो जाएगा। इधर अनावर्त बीजी में संयुग्मन और त्रिसंलयन को मिलाकर द्विनिषेचन करते हैं। युग्मक संलयन से युग्मनज बनता है जो द्विगुणित होता है, और वहीं त्रिसंलयन से त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूणकोश बनता है और केंद्रक बनता है, ठीक है। इस प्रकार के आंसर आपको उसमें लिखने देगा। अगला क्वेश्चन है आपके 22 नंबर का, जिम्नोस्पर्म के महत्वपूर्ण लक्षणों का वर्णन कीजिए। तो इसमें आप लिख सकते हो भाई जिम्नोस्पर्म के कुछ महत्वपूर्ण लक्षण निम्न हैं। इसमें क्या है, फूल नहीं होते हैं इसलिए फल भी नहीं बनते हैं। जिम्नोस्पर्म पौधे में नग्न बीज होते हैं जो अंडाशय में बंद नहीं होते हैं, इन्हें क्या बोलते हैं, इसीलिए अनावर्त बीजी या विवृत बीजी भी इन्हें कहा जाता है। इसमें शंकु होते हैं जो बीजाणु तथा बीजाणुधानी के विकास के लिए जिम्मेदार होते हैं। ये पौधे बहुवर्षीय सदाबहार और काष्ठीय होते हैं। इनमें जड़ तना पत्तियों विकसित होती हैं। इनमें मूसला जड़ों का शैवाल सहजीवी की तरह रहते हैं। इस प्रकार से आपको लिख सकते, इसमें फ्लोएम में कोई साथी कोशिका नहीं होती है, इतना आपको इसमें लिखना था क्या। इधर आपको प्लांटे एंड एनिमेलिया में अंतर लिखिएगा। तो इसमें अपन पॉइंट वाइज बना के लिख सकते हैं, जैसे कि कोशिका भित्ति पौधों की कोशिकाओं में सेलुलोज से बनी कोशिका भित्ति होती है, जबकि एनिमेलिया में क्या है, कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं होती है। भोजन, ये पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जबकि जानवरों को या एनिमेलिया संघ के जो सदस्य होते हैं उनको भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर रहना पड़ता है। अपन इनमें संवेदन की जब बात करते हैं तो पौधों में या प्लांटी वाले इनमें सदस्यों में क्या होता है, कोई संवेदन करने की क्षमता नहीं होती है, बहुत ही बुनियादी होती है, अगर होती है तो बहुत कम मात्रा में। जबकि एनिमेलिया संघ के सदस्य होते हैं, इनमें क्या है, बहुत ज़्यादा विकसित संवेदी तंत्रिका तंत्र होता है। वृद्धि क्या होते हैं, ये क्या करते हैं, इनकी वृद्धि सीमा तय होती है और इनकी सीमा सीमित नहीं होती है, जबकि इनकी क्या होती है, असीमित, केवल वृद्ध एवं एक निश्चित अवधि के लिए ही होती है क्या। तो इस प्रकार के एग्जाम्पल आपको इसमें लिख के समझाने थे क्या। अगला क्वेश्चन 24 वाला, अवपंक कवक के बारे में संक्षेप में लिखिए। तो भाई इसमें लिख सकते हो आपके अवपंक कवक क्या होते हैं, मृतपोषी प्रोटिस्टा है। ये सड़ती हुई टहनियों तथा पत्तों के साथ गति करते हुए जैविक पदार्थों को क्या करते हैं, भक्षण करते हैं। अनुकूल परिस्थितियों में समूह जो प्लाज्मोडियम बनाते हैं जो कई फीट तक क्या होते हैं, कई फीट तक की लंबाई का हो सकता है। प्रतिकूल परिस्थितियों में ये बिखरे सिरों पर बीजाणु युक्त फल काय बनाते हैं क्या। तो ये इतना सा आपको इसमें लिखना था क्या। अगला क्वेश्चन है आपको 25, पक्षियों में उड़ने हेतु क्या क्या रूपांतरण है। तो भाई पक्षियों में उड़ने के कई तरह के रूपांतरण हो सकते हैं, जैसे कि पक्षियों में आगे के पैरों का रूपांतरण न होकर क्या पंख बन जाते हैं, ठीक है। उनका रूपांतरण किस में हो जाता है, पंखों के रूप में हो जाते हैं। पक्षियों की हड्डियाँ लचीली व हल्की होती है। इनमें से कुछ हड्डियाँ तो क्या होती हैं, खोखली होती है, जिन्हें प्यूमोनिक बोन्स या वायवीय हड्डियाँ कहते हैं क्या, ठीक है, जिनमें हवा भरी होती है, जिससे पक्षी हल्के हो जाते हैं और ऊपर उठ पाते हैं क्या। पक्षियों का शरीर धारा रेखीय होता है, जिसमें उड़ते समय वायु को प्रतिरोध क्या होता है, कम होता है। पक्षियों की वक्ष की मांसपेशियां मजबूत, जिन्हें पंख फड़फड़ाने में मदद करती है। पक्षियों के पंखों का आकार और हवा के माध्यम से चलने की क्षमता भी क्या होती है, उड़ना जरूरी होता है, ठीक है। पक्षियों का मूत्राशय अनुपस्थित होता है। पक्षियों के पंख तापावरोधन व जलरोधन करते हैं क्या। तो इतने से आपको पॉइंट्स इसमें लिखने देगा। 26 वाला क्वेश्चन है आपके, प्राणी जगत के सबसे बड़े संघ का नाम। तो सबसे बड़े संघ का नाम होता है आपके ऑर्थोपोडा तथा इसकी विशेषताएं। तो सबसे बड़े संघ का नाम तो लिखना आप आर्थ्रोपोडा, और इस संघ की विशेषताएं निम्न प्रकार हैं कि वे आर्थ्रोपोडा को संधिपाद भी
कहते हैं आर्थ्रोपोडा संघ के जीवों में लगभग 2/3 प्रजातियां पृथ्वी पर पाई जाती हैं। इनमें कीड़े मकोड़े भी शामिल होते हैं। इस संघ के जीवों का शरीर सिर, वक्ष और उदर गुहा में बटा होता है। इनके चारों ओर एक खोल जैसी संरचना होती है। इनमें क्या होता है, खुला परिसंचरण प्रणाली होती है। जलीय स्थलीय परजीवी हो सकते हैं। और इसके एग्जाम्पल में आपको लिखना है तितली, मक्खी, मच्छर, केकड़ा, तिलचट्टा एटसेट्रा। ठीक है, तो ये इस प्रकार आपका ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अगला क्वेश्चन है हरित लवक के अनुप्रस्थ काट का नामांकित चित्र बनाएं। तो इसमें आप नामांकित इसका चित्र बना देते हैं आप, ठीक है, उसके बिल्कुल बीच में से, और उसके नाम ग्रेनम, अवकाश का बाएं झिल्ली वगैरह, इसमें आपको डायग्राम बनाना था जो कि आपको आगे हो गया। अगला है आपका पादप वृद्धि नियामक से क्या तात्पर्य है, किन्हीं दो के नाम लिखिए गया। तो 28 में आंसर में आपको लिखना है कि भाई ऐसे रसायन होते हैं या पादप वृद्धि नियामक वो होते हैं जिनका उपयोग क्या करते हैं अपन पौधों की वृद्धि में संशोधित करने के लिए किया जाता है, जैसे कि शाखाओं को बढ़ाना, टहनियों की वृद्धियों को दबाव बढ़ाना, वापसी के फूल को बढ़ाना एटसेट्रा, अतिरिक्त फलों को हटाना या फलों की परिपक्वता में बदलना। ये सब क्या होते हैं पादप नियमों से ये तात्पर्य है। और दो में अपन लिखते हैं ऑक्सीन, जिब्रेलिन वगैरह, इसमें अपन एग्जाम्पल के रूप में लिख सकते हैं क्या। 29 वाला क्वेश्चन है आपका श्वसन संबंधी विकार को समझाइए। तो भाई श्वसन संबंधी विकार वे होते हैं जो फेफड़ों तथा वायु मार्ग में प्रभावित करते हैं, जिसमें कई तरह के लक्षण पैदा होते हैं जो किसी व्यक्ति को सांस लेने में और समग्र स्वास्थ्य को काफ़ी हद तक प्रभावित करते हैं। वो क्या कहलाते हैं, श्वसन संबंधी विकार कहलाते हैं। ये तीव्र, जीर्ण संक्रामक तथा गैर संक्रामण भी हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके 30 वाला जैव क्षमता की परिभाषा दें और इसका महत्व भी बताइए। तो जैव क्षमता का मतलब ये होता है कि जब कोई व्यक्ति जबरदस्ती सांस छोड़ने के बाद जितनी ज़्यादा मात्रा में हवा को सोख लेता है, और यह वायु क्या होती है, वह अधिकतम मात्रा होती है जो एक व्यक्ति को बलपूर्वक अंतर शोषण के बाद निश्वासित कर सकता है, वो जैव क्षमता कहलाती है क्या। ठीक है, इससे पता चलता है कि वायुमंडल से फेफड़ों में कितनी हवा भरी जा सकती है, और इससे पता चलता है कि बलपूर्वक सांस छोड़ने में के बाद कितनी ज़्यादा मात्रा में हवा को अपन क्या कर सकते हैं, सोख सकते हैं। तो जैव क्षमता ये होती है क्या। ये यहाँ पे फिनिश होते हैं। अब आपके आते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, राइट आंसर टू द लॉन्ग क्वेश्चंस। ठीक है, अब अपना फर्स्ट क्वेश्चन इसमें 31 है कि पुष्प क्रम को परिभाषित कीजिए, इसके दोनों प्रकारों को समझाइए। तो इसके आंसर में आपको लिखना था मतलब कि पुष्पाक्ष या फूलों के लगने का क्रम क्या कहलाता है, पुष्प क्रम कहलाता है। ठीक है, पुष्प क्रम में फूलों का ऐसा समूह होता है जो पुष्प के अक्ष के साथ व्यवस्थित होता है। पुष्प क्रम में पौधे में फूल बनने की प्रक्रिया का हिस्सा होती है। पुष्प क्रम के प्रकार प्ररोह, शीर्ष के पुष्प में बदलने की वृद्धि रुकने या लगातार बढ़ने के आधार पर तय होते हैं। पुष्प क्रम के मुख्य रूप से तीन प्रकार के होते हैं, असीमाक्षी, ससीमाक्षी और विशिष्ट पुष्पक्रम। पर आपके यहाँ पे क्या नाम से असीमाक्षी और ससीमाक्षी का ही प्रयोग आपने पढ़ा होगा यहाँ तक। तो असीमाक्षी क्या होते हैं कि भाई असीमाक्षी पुष्पक्रम में क्या है, पुष्प की अक्ष की लंबाई लगातार बढ़ती रहती है, इसे पुष्प अग्राभिसारी क्रम में निकलते हैं। नीचे के पुष्प बड़े और ऊपर के पुष्प क्रमशः क्या होते हैं, छोटे होते हैं। और इसके एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं जैसे कि मूली, सरसों, घास, केला, शहतूत एटसेट्रा इसके उदाहरण हो जाएंगे पुष्पक्रम के। और ससीमाक्षी में पुष्पक्रम में आप लिखना होता है कि पुष्प की अक्ष की अग्रस्त कलिका के पुष्प में बदलने की वृद्धि रुक जाती है, इससे नीचे की पर्व संधियों पार्श्व शाखाओं से मिलकर पुष्प बनाती है। तो इसका ये संपूर्ण आंसर आपके रहेगा क्या। ऑप्शन आपके प्यूरिन एवं पिरिमिडीन नाइट्रोजन क्षारकों के नाम छांटिए। तो इसमें आपको दे रखे हैं एडेनिन, थायमिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरासिल। तो आपके प्यूरिन में आपके ये एडेनिन है, ये प्यूरिन में आपके एडेनिन आ जाएगा और ग्वानिन आ जाएगा। ये पीपी में लिखा है प्यूरिन। ठीक है, और बाकी जो आपके ये है पिरिमिडीन, ये पिरिमिडीन में ये थायमिन, साइटोसिन और यूरासिल, ये दोनों इसमें आ जाएंगे क्या। ठीक है, ये प्यूरिन में है और बाकी ये तीनों क्या रहेंगे, नाइट्रोजन क्षारक पिरिमिडीन वाले रहेंगे क्या। अगला क्वेश्चन है आपके 33 वाला, प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण में प्रभावित करने वाले दो कारकों के नाम भी लिखिए गया। तो प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, एक प्रकाश संश्लेषण एक रासायनिक प्रक्रिया जिसमें पौधे सूर्य की रोशनी, पानी मतलब कि जल, कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करके अपना भोजन बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषण प्रभावित करने वाले कारक ये रहे क्या, प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रकाश सबसे जरूरी कारक होता है। इसके अलावा फिर तापमान, प्रकाश संश्लेषण का इष्टतम तापमान 35 से 40 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। इसके अलावा फिर आपके आ जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, पत्तियों में मौजूद रंध्रों से कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में क्या कर ली जाती है,
वायुमंडल से अवशोषित कर ली जाती है। फिर आ जाएगा आपके जल आ जाएगा, पौधे जड़ों से क्या करते हैं, जल को अवशोषित करते हैं। क्लोरोफिल आ जाएगा, ये पदार्थ पौधों की पत्तियों में पाया जाता है। इस प्रकार से आपका आंसर कंप्लीट हो जाता है। अब आपके आते हैं निबंधात्मक प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, निबंधात्मक क्वेश्चन 34 वाला क्वेश्चन है कि जंतु कोशिका का नामांकित चित्र बनाकर किन्हीं 2 कोशिका अंगकों का कार्य लिखना है। तो जंतु कोशिका का चित्र आपने बड़ी आसानी से बना दिया होगा। अब उसमें किसी भी 2 अंगों को ले लीजिए, जैसे कि आप कोशिका झिल्ली ले लीजिए। कोशिका झिल्ली क्या होती है, जंतु कोशिका का एक अंग होता है जिसके बाहरी आवरणों से क्या करता है, सुरक्षा करता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया जंतु कोशिका एक बहुत ही विशिष्ट अंग होता है जिसको क्या इसका शक्ति ग्रह भी अपन कर सकते हैं क्या। तो इस प्रकार से आप इसमें आंसर लिख सकते हो क्या। कोशिका चक्र को परिभाषित कीजिए, इसकी विभिन्न प्रावस्थाओं का वर्णन भी कीजिए। तो कोशिका चक्र क्या होता है, वह कोशिकाओं के विकास की वृद्धि के लिए होने वाले घटनाओं के अनुक्रम को इसके रूप में अपन परिभाषित कर सकते हैं, जो कोशिका के अंतःशिरा रूप में घटित होता है, जिसके परिणाम स्वरूप कोशिका अंगों के विभाजन के साथ डीएनए द्विगुणित और साइटोकाइनेसिस के मध्य तो संतति कोशिकाओं का निर्माण होता है। इस प्रकार इसकी प्रावस्थाएं भी आ जाएंगी क्या। अगला है आपका अथवा करके समसूत्री विभाजन किसे कहते हैं। समसूत्री और अर्धसूत्री में विभाजन में कोई 4 अंतर लिखिए क्या। तो इसमें आंसर में आप लिखना कि जब किसी कोशिका के नाभिक से 2 संतति कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है तो इसे क्या बोलते हैं अपन, समसूत्री विभाजन या माइटोसिस अपन इसको कहेंगे क्या। और समसूत्री अर्धसूत्री में आपको अंतर लिखने थे, तो एक तरफ लिख लीजिए आप समसूत्री, एक दूसरी तरफ आप अर्धसूत्री लिखा होगा। तो इसमें लिखना आप समसूत्री में कि भाई ये शरीर के सभी देह कोशिकाओं में होता है, और उधर लिखना ये केवल जनन कोशिकाओं में होता है। फिर वापस इसमें लिखना है आपको, इसमें गुणसूत्र की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है। और इसमें लिखना संतति कोशिकाओं की गुणसूत्र की संख्या में जनकों से क्या हो जाती है, आधी रह जाती हैं। इसमें लिखना कि ये एक जनक कोशिका से 2 संतति कोशिकाएं बनती हैं। इधर ये एक जनक कोशिकाओं से 4 संतति कोशिकाएं बनती हैं। ये 5 प्रावस्थाओं में पूर्ण होती हैं, जबकि ये 2 उप विभाजनों के पूर्ण होती हैं। प्रत्येक उप विभाजन 4 प्रावस्थाओं में विभाजित होता है। इधर ना गुणसूत्र विनिमय नहीं पाया जाता, इधर गुणसूत्र विनिमय पाया जाता है। इस प्रकार से आपका ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। एंड द लास्ट क्वेश्चन है आपका 36, श्वसन से आप क्या समझते हैं। ऑक्सी श्वसन तथा अनॉक्सी श्वसन को समझाइए। तो आप इसमें लिख सकते हैं कि फेफड़ों से वायु को अंदर तथा बाहर ले जाने की प्रक्रिया वही ऑक्सी श्वसन, और अनॉक्सी श्वसन कोशिकाओं को भोजन व ऑक्सीकरण करने की प्रक्रिया को अपन क्या बोलेंगे, श्वसन बोलेंगे। अब ऑक्सी श्वसन और अनॉक्सी श्वसन में आपको यहाँ पे अंतर समझाना है या इन दोनों को अलग समझाना है। तो इनके आंसर सुनिए कि ऑक्सी श्वसन में ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, और ये क्या होता है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति। इसको आवश्यकता नहीं पड़ती ऑक्सीजन की। ऑक्सी श्वसन भोजन का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है, और जबकि इधर क्या होता है, ये आंशिक ऑक्सीकरण होता है। ऑक्सी श्वसन क्या होता है, ऑक्सी श्वसन उच्च वर्ग के जीवों में होता है, जबकि ये अनॉक्सी श्वसन निम्न वर्ग के जीवों में होता है। ऑक्सी श्वसन को अपन किण्वन भी बोल सकते हैं। और ऑक्सी श्वसन क्रिया के बाद कार्बन डाइऑक्साइड जल ऊष्मीय ऊर्जा बनती है, जबकि अनॉक्सी श्वसन में कार्बन डाइऑक्साइड तथा और लैक्टिक अम्ल बनता है क्या। तो इस प्रकार से आपके ये जो बायोलॉजी आपके एग्जाम पेपर था हाफ ईयरली का, ये यहीं समाप्त होता है। ठीक है, इसमें सारे क्वेश्चनों के हमने आंसर किए आपको बता दिए, जो कि 100% बिल्कुल सही है। इससे मिलान कीजिए और आप देखिए कि आपके 50 में से कितने मार्क्स आपको मिल रहे हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।